हेलो 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 बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऋतु, गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग लक्षिका, गुड इवनिंग सुनीता। सुनीता, अच्छा तुम दिव्या हो ना शायद। गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई, कैसे हो? हाँ, आज तो शाम के टाइम पे तुमको ढेर सारा क्लासेस मिल गया। पहले पहले दो तीन क्लासेस तुमको एथिक्स का मिल गया और अभी देन मैनेजमेंट। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, जो अपना एक रिमेनिंग टॉपिक रह गया था दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन वाला टॉपिक अपन खत्म कर लेंगे आज। उसके बाद फिर एक बचेगा अपना कौन सा, डिसीजन मेकिंग वाला, वो अपन कल कर लेंगे। ठीक है। एंड कल अपना इको का, इकोनॉमिक्स का एक बड़ा क्लास होने वाला है बच्चों। टाइमिंग तुमको बता दिया जाएगा। कल इकोनॉमिक्स का एक बड़ा क्लास होगा जिसमें अपन सप्लाई, अपना मार्केट इक्विलिब्रियम, देन प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये तीन चार टॉपिक कवर करेंगे। वो कल ही होगा। ठीक है। तो कल तुम्हारा एक तो पहले जो लास्ट चैप्टर बचेगा मैनेजमेंट का, वो क्लास होगा। उसके बाद फिर इको का क्लास होगा। तो उसमें तुम्हारा जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है ना, वो कल ही खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद डे आफ्टर टुमारो, यानी कि 22 को जो लास्ट डे होगा हमारे रिवीजन का, उसमें हम बैंक, मनी और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये तीन चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है। तो आपका 22 तक पूरा रिवीजन वाइंड अप हो जाएगा। दिव्या हूँ सर, मैंने खत्म हो गया तो। हाँ हाँ, मैंने कहा ना तुम दिव्या हो, मैंने कहा मैं पहचान लिया तुमको दिव्या। अरे दिव्या, मैंने तुमको पहचान लिया दिव्या। सर आपने फाइल सेंड नहीं किया। मैंने फाइल सेंड नहीं किया। मैंने कौन सा फाइल सेंड नहीं किया? मैंने एमसीक्यू का फाइल सेंड नहीं किया क्या? अच्छा। ऋतु, आप जिस ग्रुप में है ना, आप उस ग्रुप में एक बार मैसेज डालते हैं ना, मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा फाइल। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं ऋतु कि तुम कौन से ग्रुप में हो। ठीक है ऋतु। तो इफ थोड़ा बहुत तुम अगर ये एफर्ट लगा पाओ तो अच्छा रहेगा। एंड लाइक कर दो बच्चों वीडियो। अभी तुम आ गए हो तो प्लीज लाइक तो कर दो यार, कम ऑन कम ऑन। इतना तो बनता है यार। अभी समझो रात के बज रहे हैं 8, सवा 8, टेम्परेचर चल रहा है कुछ, कितना चल रहा है भाई टेम्परेचर? इट इज, अभी तो चलो 14-13 डिग्री ही है, अभी ज्यादा कम नहीं हुआ है। घर में जब तक जाऊंगा तब तक हो जाएगा 10-11-12 डिग्री। मजा ही आ जाएगा तब तक। तो रात में तो 9-10, कल तो यार, कल तो 6 डिग्री टेम्परेचर था भाई। कल तो मजे आ गए भाई। कल तो जो ठंड थी ना, बाप रे बाप, क्या ही ठंड थी। चलिए, गुड इवनिंग जयश्री। चलिए स्टार्ट करें सर। तुम्हारा मोटिवेशन वाला एक छोटा सा लेक्चर, छोटा सा पोर्शन बचा है, फटाफट उसको वाइंड अप कर लेते हैं। आप भी फ्री होंगे, फिर आप भी पढ़ाई करेंगे। शाम से आप लोग लेक्चर देख रहे हैं ना। चलिए, कर दिया। थैंक यू सो मच टू। तो देखिए, मोटिवेशन वाला चीज हमको स्टार्ट करना था। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सर मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, किन किन फॉर्म से मोटिवेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, एंड क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या मेथड्स हमारे पास रहेगा मोटिवेशन का। मतलब कुछ थ्योरीज दी है यहाँ पे, जो कुछ लोगों ने इजाद किया था। उन थ्योरीज का हम बात करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स, व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बात? ऐसा कुछ। गुड इवनिंग शोभा। सर आज का नेट भी गया। तो बेटा एक बूस्टर रिचार्ज कर लो। अगर तुम जियो यूज करते हो तो 25-11 रुपीज का एक रिचार्ज होता होगा, वही बूस्टर रिचार्ज कर लो, तुम्हारा ये लेक्चर का काम निकल जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सर सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। तो मोटिवेशन का मतलब होता है मोटी को मिला वेशन, मोटिवेशन विच मीन्स कि एक अर्ज डेवलप करना, किसी पर्सन में एक अर्ज डेवलप करना टू डू अ सर्टेन थिंग। किसी पर्सन को इतना, अपन ऐसा बोल सकते हैं, अर्ज समझ रहे हो, उस बंदे को इतना इंड्यूस कर देना कि भाई उसको ये काम करना ही है। तो दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। जब आप किसी पर्सन को क्या कर रहे हो, इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हो टू डू सम एक्ट, ताकि वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स का, ठीक है, क्या कर सके, फुलफिलमेंट कर सके, तो उसको अपन बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन जो वर्ड है बच्चों, वो मोटिव, मोटिव जो वर्ड होता है ना, उससे निकला है। ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हम बात करेंगे मोटिवेशन क्या है, कैसे है, और किस किस ने क्या क्या कहा। तो फटाफट रीड करना है हमको और समझना है। चलो, वोडाफोन है। अच्छा वोडाफोन है, तो वोडाफोन में भी तो बेटा कुछ होता होगा, बूस्टर रिचार्ज नहीं होता क्या? गुड इवनिंग सचिन, कैसे हो बेटा सचिन? एकदम बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है। डिनर विनर तो नहीं किया ना किसी ने अभी तक? करना ही मत, समझ रहे हो, पहले क्लास ले लो उसके बाद डिनर करना। ठीक है, मैंने भी नहीं किया डिनर। देखिए, चलो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? करें स्टार्ट? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पहले तुम बोलोगे हाँ सर क्लास स्टार्ट करो, उसके बाद ही मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं नहीं पढ़ूंगा। आज मैं कसम खा के आया हूँ, जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं नहीं करूंगा। जल्दी बोलो कि सर यस सर क्लास स्टार्ट कर दो सर, फटाफट स्टार्ट कर दो सर, कम ऑन।
जल्दी बोलो बच्चों। सर मना तो कर लिया मैं, अच्छा मैंने तो कर लिया, ओके ओके ओके, वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड। सारे अभी थोड़े पहले पेपर दिए हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले पेपर दिया है। अच्छा कौन सा पेपर दिया बेटा? चलिए क्या बात, अब आप लोगों ने बोल दिया तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा। देखिए मोटिवेशन सर, लीडरशिप हम लोगों ने कर लिया था, मोटिवेशन का बात कर रहे थे। अगर तुम भूल चुके तो मैं तुमको याद दिला देता हूं, ये जो मोटिवेशन और जो लीडरशिप की बात चल रही है बेटा, ये डायरेक्टिंग जो फंक्शन था मैनेजमेंट का उसी का एक पार्ट है। हमने देखा था कि जब डायरेक्टिंग ऑफ द एम्प्लॉयज का बात करते हैं तो दैट इन्वॉल्व्स 4 थिंग्स, जिसमें सुपरवाइजिंग आता है, लीडरशिप आता है, देन मोटिवेशन आता है, याद है? हाँ जी सर, तो वही अपन दो चीज पढ़ रहे थे, बिकॉज सर विदाउट लीडरशिप एंड विदाउट मोटिवेशन आप अपने अपने एम्प्लॉय से मन चाहा काम नहीं करा सकते हैं सर। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था उतना ही अच्छा होगा जितने अच्छे उसके एम्प्लॉयज होंगे, और उनके एम्प्लॉयज के अच्छा होना डिपेंड करता है कि हाउ मच मोटिवेटेड दे आर, जितना ज्यादा वो मोटिवेटेड होंगे उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करेंगे सर, अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, या अपनी जो कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कैसे उसको मेजर करेंगे, चलो बात करते हैं फटाफट से। देखिए बच्चों, दी इजाजत, वाह 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 वाह, मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग व्हाट, अच्छा मनी एंड बैंकिंग का तुमने एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, ओके बेटा वेरी गुड। देखिए द टर्म मोटिवेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिव मतलब द अर्ज टू डू समथिंग, किसी काम को करने की जो इच्छा होती है ना उसको बोलते हैं मोटिव। मोटिवेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग और इंस्पायरिंग पीपल टू टेक द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। तो इंस्पायरिंग से याद आया, मैं तुम लोग के लिए एक कोट बोलना चाहूंगा बच्चों, ताकि मैं तुम लोग को क्या कर पाऊं मैं तुम लोग को मोटिवेट कर पाऊं। अगर तुम लोगों ने सुना हो तो अभी तुम लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, एंड आई बिलीव तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे होगे भी इस समय, दिन रात करके पढ़ाई सॉरी दिन रात करके नहीं, सॉरी दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे होगे, एज बिकॉज यू गाइस आर हैविंग कितना, कुछ 10 to 12 डेज ही रहेगा तुम्हारे एग्जामिनेशन का। तो इन ऑर्डर टू मोटिवेट योरसेल्फ, तुमको ऐसा एक कोट है जो तुमको खुद से बोलना चाहिए, एक पोयम है हरिवंश राय बच्चन का, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, अगर आपने कभी पढ़ा हो सुना हो तो। ठीक है, कल जब इकोनॉमिक्स का क्लास होगा उसको मैं तब भी यूज में लूंगा, पर मैं भी यूज में लेना चाहता हूँ कि जो बच्चे ऐसा बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, दिन भर बेचारे लगे रहते हैं पढ़ाई में, तो तुम्हारे लिए एक कोट है बच्चों, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ठीक है, मैं भूल तो नहीं गया ना पोयम? हाँ शायद मैं भूल गया हूँ, मैं भूल गया, माय गॉड। कॉलेज का पेपर था सर, अच्छा कॉलेज का पेपर था, वेरी गुड वेरी गुड। अब तो मेरे को ये पोयम निकालना पड़ेगा, एक सेकंड, ये तो भैया दिक्कत का बात हो गया, मैं पोयम कैसे भूल गया ये वाला, मेरे को ये पोयम पूरा याद था यार। तो वो कुछ ऐसे है, अरे भाई जल्दी गूगल भैया बता दो, यहाँ इज्जत की बात लग रही है तो गौर फरमाइएगा, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मतलब चाहे मुश्किलें कितनी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे मुश्किलें कितनी ही डेंस क्यों ना हो, हमको क्या नहीं करना, हमको इतना सा भी रहम नहीं चाहिए, हमको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते चलना लगाते चलना लगाते चलना। आगे सुनना, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वाह वाह वाह। ठीक है, कि तुम इतनी मेहनत जो कर रहे हो ना, तुम्हारी प्रॉब्लम मतलब जो भी तुमको एग्जाम फेस करना है, तो उसके को लेके तुम कभी थकोगे नहीं, तुमको अपना एफर्ट लगाते चलना है, कॉन्टिन्यूस वे में लगाते चलना है, रुकना नहीं है। कल अगर 10 घंटे पढ़ाई की तो आज 12 घंटे पढ़ना है, रुकना नहीं है। ठीक है, फिर ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कि ये एक एक आइकॉनिक, आइकॉनिक तो नहीं बोल सकते हाँ, पर एक बहुत ही एक महान दृश्य, मतलब अपन कैसे बोलेंगे, एक नोटिसेबल चीज है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं किसी चीज को पाने के लिए। ठीक है, कि हम ऐसा पूरा अपना जी जान ला के कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अग्निपथ, ये हमारी परीक्षा है। कितनी अच्छी पोयम है यार ये हरिवंश राय जी की। मैं जब कभी ऐसा लो फील करता हूँ तो मैं ये पोयम ही पढ़ता हूँ। चलो विजय दीनानाथ चौहान, नहीं विजय दीनानाथ चौहान नहीं पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, आ जाइए
नहीं बस इतना ही था बेटा, ठीक है आ जाओ। तो चलो पढ़ते हैं सर मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन हमारा टॉपिक है इसलिए मैंने सोचा ये पोयम से अच्छा तुम्हारे लिए मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता है ना। आ जाओ चलो देखते हैं ना। तो ना व्हाट इज मोटिवेशन कि सर जब आप लोगों को इंड्यूस करें, जब आप लोगों को इंस्पायर करें क्या करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू स्टीफन रॉबिन्स, मोटिवेशन इज द विलिंगनेस to exert high levels of efforts towards organizational goals conditioned by the effort's ability to satisfy some individual needs. कम समझ आई पर मोटिवेशन हो गया कम समझ में आई पर मोटिवेशन हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुमको अगली बार ऐसा लिखा के दिखाएंगे तो तुम शायद समझ पाओ। देखिएगा स्टीफन रॉबिन्स के अकॉर्डिंग यदि बात किया जाए तो स्टीफन रॉबिन्स ऐसा बोलते हैं कि मोटिवेशन क्या है सर, ये एक विलिंगनेस है, ये हमारी विलिंगनेस है कि हमको क्या करना है, हाई लेवल के एफर्ट्स डालने हैं कोई ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। जो हम हाई लेवल एफर्ट्स डालते हैं तो वो को उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन बिगिंस विद द अवेयरनेस ऑफ अ नीड। तो भाई बात आती है सर मोटिवेशन स्टार्ट कहां से होता है, तो अगर मोटिवेशन के हम स्टार्ट होने का बात करें तो बच्चों इट स्टार्ट विद द अवेयरनेस ऑफ अ नीड, फीलिंग ऑफ एन अनसेटिस्फाइड नीड causes tension. A person takes some action to satisfy his needs. If the action succeeds to satisfy the need, the person feels motivated. In case the action fails, the person takes a different action. When the present need is satisfied, a new need arises and the process is repeated. क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी, समझ में नहीं आया बेटा। ये ऐसा बोल रहा है मोटिवेशन पता है कहां से अराइज होता है, मोटिवेशन अराइज तब होता है कि जब हमको कोई हमारी नीड सेटिस्फाई करनी होती है तो वहां से मोटिवेशन आता है। जब हमको हमारी कोई नीड सेटिस्फाई करनी है और उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम एफर्ट्स लगाते हैं और वो एफर्ट्स सक्सीड हो जाते हैं और हमारी वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तो जो खुशी हमको मिलती है दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। एक तो ये, बट मान लो वो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जब हमने एफर्ट्स लगाए और वो एफर्ट्स लगाने में हमको क्या नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम दूसरे तरीके खोजते हैं जिससे कि हम उस नीड को सेटिस्फाई कर सकें। तो ये जो एक रेगुलर एफर्ट्स आप लगा रहे हो टू इन ऑर्डर टू सक्सीड, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। क्लियर है बात, ऐसा चीज देखिएगा। तो देखो सबसे पहले एक नीड होना चाहिए आपके दिमाग में जिसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने हैं ताकि मोटिवेशन मिल पाए। तो सबसे पहला चीज होता है अवेयरनेस ऑफ अ नीड। देन आप कुछ एक्शन सर्च करते हो जिससे कि आप उस नीड को सेटिस्फाई कर सको। यदि आपकी नीड फुलफिल हो गई तो आप मोटिवेटेड हो जाओगे। अगर नीड फुलफिल नहीं हुआ तो फिर आप कुछ नया तरीका ढूंढोगे जिससे आप अपनी उस चीज को क्या कर सको, सेटिस्फाई कर सको। तो ये भी एक मोटिवेशन होता है। और यदि आपकी नीड फुलफिल हो जाती है तो आपको मोटिवेशन मिलता है और फिर आप एक नई चीज की तलाश में एक नई नीड को सेटिस्फाई करने निकल पड़ते हैं। तो एक तरीके से यदि देखा जाए तो ये जो नीड्स है ना, हमारी नीड्स वो कभी भी खत्म नहीं होती। हमारी इच्छाएं एक सेटिस्फाई होकर दूसरी आती है, दूसरी सेटिस्फाई होती है तो तीसरी आती है। यानी कि मोटिवेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मोटिवेशन कभी भी एंड नहीं होता है। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक गोल रखा था कि यार इस साल हमको 10,000 यूनिट्स का सेल करना है। मान लो 10,000 यूनिट्स का सेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ऐसा हाथ ऐसे पीछे करके बैठ जाओ और काम बंद कर दो। ना 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 ना, आप एक नया गोल सेट करोगे और उस नए गोल को सेट करने के लिए एक नए सिरे से मोटिवेटेड होगे और नए सिरे से फिर आप अपने एक्शंस लगाओगे। तो मोटिवेशन जो है ना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आई बात समझ में, ऐसा चीज। और जब हम ऐसा बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो आप दूसरों से कोई काम जब तक नहीं तब तक नहीं करा सकते जब तक कि सामने वाला उस काम करने का इच्छुक ना हो, जब तक वो मोटिवेटेड ना हो। तो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है मोटिवेशन। अगर आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो कोई काम करने के लिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अदरवाइज मैनेजमेंट फेल हो जाएगा अगर मोटिवेशन स्किल्स आप में नहीं है तो। आ रही बात समझ में? अगर मैं आपको मोटिवेट ही नहीं कर पाऊं पढ़ाई करने के लिए तो फिर चाहे मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, चाहे मैं कितनी बार रिवीजन करा दूं, चाहे मैं कितना ही सिलेबस करा दूं, तुम लोग वहां पढ़ाई करोगे ही नहीं, वहां तुम्हारा एग्जाम अच्छा हो ही सकता। बट अगर मैं तुमको मोटिवेट कर पाया, फिर भले ही मैं चाहे पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, पर तुम्हारे अंदर इच्छा जागृत हो गई। बाप रे, मैं कितना हिंदी वर्ड यूज में ले रहा हूं यार। और तुम्हारे अंदर इच्छा आ गई तो तुम अपने आप वो चीज को पूरा करने के लिए क्या करोगे, एफर्ट्स लगाओगे। तो दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो अगर मैनेजमेंट का अगर सही बात देखा जाए कि इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स,
तो वो काम कराने के लिए अगले का मोटिवेटेड होना जरूरी है। तो इट इज द मेन प्रॉपर्टी या मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आई। चलिए आगे बात करते हैं। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड लग रहा हूँ आज। ऐसा लग रहा है मैं तो खुद को ये मोटिवेशन वाला चैप्टर पढ़ाने के चक्कर में। आगे देखिए, 10 motivation involves interaction between needs and incentives. Incentives are the inducement which are used to motivate people. An incentive has motivational power because it helps to satisfy some need. Several financial and non-financial incentives are used to motivate people. तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है कि मोटिवेशन जो है ना, ठीक है, तो मोटिवेशन हमको तभी मिलता है जब हमारी नीड्स जो है सेटिस्फाई होती है। वो नीड सेटिस्फाई होने से हमको जो इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अपन एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म की बात करते हैं। मुझे कहा गया मुझे एक दिन में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देना किसी भी तरीके से। मुझे उस काम के लिए पूरी तरीके से मोटिवेट किया गया, मैंने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस भी कर दिया, बट जब तक मुझे उसका 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल जाएगा, एडिशनल बोनस या मुझे प्रमोशन नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं मोटिवेटेड होऊंगा ही नहीं। तो मोटिवेशन का सीधा सीधा रिलेशन किससे? इंसेंटिव से, कि कोई काम करके आपको जो इंसेंटिव रिसीव हुआ उस पर डिपेंड करता है आपका मोटिवेशन। नाउ इंसेंटिव कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी फाइनेंशियल इंसेंटिव और इट कैन बी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का बात करें, मे बी इंक्रीमेंट इन वेजेस, एनी काइंड ऑफ कमीशन, एनी काइंड ऑफ अपन ऐसा बोल सकते हैं पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल या बोनसेस, वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकते हैं। कुछ हो सकते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, प्रमोशन मिल जाना, एप्रिसिएशन होना, परफॉर्मेंस अप्रेजल होना, ठीक है, या फिर ऐसा क्या कहते हैं बाकी स्टाफ के सामने ऐसा कुछ तो भी क्या कहते हैं वो सम्मान समारोह क्या बोलते हैं ना उसको, है तो वैसा कुछ करवाना। तो ये सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। तो बेसिकली इंसेंटिव से ही क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इंसेंटिव में क्या होता है? मोटिवेशनल पावर होता है सर। हेलो ध्रुव बेटा, हाउ आर यू? सर आप क्लास में ही हो अभी? हाँ बेटा ध्रुव, मैं क्लास में ही हूं अभी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे आप देखिए, जो मैंने बात अब तक करी, जो हमने डिस्कशन अभी तक किया, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे मोटिवेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखा। तो फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि मोटिवेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर। सम्मानित करना, हाँ हाँ वही सम्मान समारोह। तो पहला अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक देखिए मोटिवेशन का, तो सर इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सर, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ना। क्या पता तुमको कोई काम करने में मोटिवेशन मिले, क्या पता मुझे वो काम करने में मोटिवेशन ना मिले। तो इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सबका नीड्स अलग अलग होता है, सबकी सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होता है, तो सबका मोटिवेशन लेवल भी अलग अलग होता है। तो इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके। देन मोटिवेशन इज टोटल, नॉट पीस ऑफ मील। मतलब जब हम ऑर्गेनाइजेशन, अभी यहाँ पे हमको मोटिवेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में बात कर रहे हैं, तो मोटिवेशन जो है बच्चों को आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी के मोटिवेशन का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय के मोटिवेशन का बात करोगे, ठीक है। वहां पे आपको इन टोटलिटी सभी एम्प्लॉयज के मोटिवेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एक एम्प्लॉय की कुछ नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया तो थोड़ा बहुत मोटिवेटेड है, कोई थोड़ा और आधा, कोई दूसरा थोड़ा बहुत मोटिवेटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन जनरल सभी का क्या होना चाहिए? मोटिवेशन होना चाहिए। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, आई एम हैविंग अ कॉल। हेलो, हाँ जी चलिए बात करते हैं आगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नाउ नेक्स्ट, मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मोटिवेशन क्या है सर। मोटिवेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं कि एक बार कोई गोल अचीव हो गया तो बस काम खत्म, ना 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 ना। हर बार नए गोल्स आएंगे, हर बार नए इंसेंटिव्स मिलेंगे, हर बार मोटिवेशन करना पड़ेगा। तो इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है सर। देन मोटिवेशन कॉजेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन जो होता है हम क्यों करते हैं सर? मोटिवेट क्यों किया जाता है? ताकि आप कुछ एक सर्टेन जो अपने सेट्स, मतलब जो सेट ऑफ गोल्स आपने रखा है, आप उन गोल्स को अचीव कर पाओ। तो मोटिवेशन क्या करता है? हमारे जो एफर्ट्स होते हैं उनको गोल की तरफ, हमारे गोल्स की तरफ डायरेक्ट कर देता है। तो इट इज अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। क्लियर है बात जी? देन
मोटिवेशन में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, मैंने बताया आपको मोटिवेशन फाइनेंशियल भी हो सकता है, तो इट कैन बी नॉन फाइनेंशियल एज वेल। भाई किसी को आप मॉरल सपोर्ट दे दो, किसी के कंधे पे जाके ऐसे हाथ रख दो, तो वो भी मोटिवेशन। ए कंधे पे हाथ रखना, ओ भाई भाई कंधे पे हाथ रखना को गलत मत लेके, ओके, मतलब बेसिकली आप दे कह रहे हो सामने वाले को कि भाई तू तू बिंदास होके काम कर, मैं हूं तेरे पीछे, ऐसा, ठीक है। तो मोटिवेशन कैन बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एज वेल। जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पे, अलाउंसेस, बोनस, प्रिक्विजिट्स। नॉन फाइनेंशियल का दिया है तारीफ कर देना किसी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, तो ये सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं सर। नाउ मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज नॉट एज सिंपल एज जितना आपको दिख रहा हो। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सर, ठीक है। क्यों सर, क्यों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? क्योंकि बस सर देयर इज नो सर्टेन वे, देयर इज नो सर्टेन थ्योरी, देयर इज नो सर्टेन मेथड जिसको यूज करके आप लोगों को मोटिवेट कर पाओ। जैसे मुझे कोई बोल दे कि यार जाओ तुमको लोगों को मोटिवेट करना है, अरे फॉर दैट मुझे लोगों का बिहेवियर समझना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा कौन सा आदमी किस चीज से मोटिवेट होता है, समझ रहे हो? क्या पता कोई प्यार का भूखा हो, क्या पता कोई पैसे का भूखा हो, क्या पता कोई रिस्पेक्ट का भूखा हो। तो उसके लिए मुझे हर एक इंडिविजुअल जो पर्सन है उसके बिहेवियर को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही देन ओनली आई विल बी एबल टू मोटिवेट देम, है ना। तो ऐसा कोई टेलर मेड कोई सिस्टम नहीं है जिसको फॉलो करके हम मोटिवेट कर पाए लोगों को। तो मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, फॉर दैट यू हैव टू एनालाइज, फॉर दैट यू हैव टू जज, या अपने सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है सर। तो दीज आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। आई बात समझ में? हाँ जी सर बिल्कुल आई। जैसे दोस्त करता था, कहता था तू लड़ाई कर ले मैं तेरे साथ हूँ, वाह वाह वाह, फिर वो दोस्त पीछे से ऐसे भाग जाता था, हैं? एक बार मैं भी गया था लड़ाई करने, तुमको एक बात बताता हूँ, मैं बहुत मस्त बात बताता हूँ। एक बार मैं भी गया था लड़ाई करने, किसी की लड़ाई हुई थी, तो मुझे ले जा रहे थे साथ में, बोले आप भी चलो। मैं चला तो गया, मैंने कहा चलो चलता हूँ। मैं रास्ते में जाते जाते सोचा था यार मैं जा तो रहा हूँ लड़ाई करने, मैं करूंगा क्या, पर अपनी हाइट है छोटी, अपन है पतले दुबले, अपन जाके क्या ही कर लेंगे, उल्टा किसी ने कुछ अपने धड़बड़ दिया तो इज्जत का फालूदा और हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा, तो मैंने समझ लिया अपन जाके मॉरल सपोर्ट देंगे, समझ रहे हो, कि भाई 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 तू लगा रहे, तू लगा रहे, तू भाई पीछे मत हटना, और जब बारी आएगी तो अपन वहां से खिसक लेंगे। देखो आगे बात करते हैं सर। नाउ तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स का बात हो मोटिवेशन का, आगे बढ़ते हैं। नाउ सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन? सर मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या है सर? तो इंपॉर्टेंस तो बेटा इतना है कि बिना मोटिवेशन के गाड़ी नहीं चलती, यानी बिना मोटिवेशन के मैनेजमेंट आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते। जब तक आपके एम्प्लॉइज प्रॉपर्ली मोटिवेटेड नहीं है किसी भी काम को करने के, तो काम होगा ही नहीं, ठीक है। तो मोटिवेशन ही सब कुछ है, मोटिवेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट आई कैन से। देखिए ध्यान से सुनिएगा, motivation is most of the crucial factors that determine the efficiency and effectiveness of an individual in organization. All organizational facilities will remain useless unless people are motivated. क्या बोल रहा है? सभी ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज सर यूजलेस हैं जब तक के लोग मोटिवेटेड ना हो। अरे तुम मुझे कितनी फैसिलिटीज दे दो, पर जब तक तुम मुझे कितने रिसोर्सेज दे दो, पर जब तक मैं मोटिवेटेड ही नहीं हूं काम करने को लेके, तो मैं काम नहीं करूंगा भाई, तुम कुछ भी कर लो, समझ रहे हो? अभी समझो मैं तुम्हारा क्लास ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं मोटिवेटेड हूँ। अभी चाहे बाहर चाहे सर्दी पड़े, बर्फ गिरे, कुछ भी हो, कितना भी ठंड पड़े, मुझे मतलब नहीं, मुझे क्लास लेना है। क्यों? बिकॉज आई एम मोटिवेटेड। क्यों हूँ मोटिवेटेड? क्योंकि मेरे बच्चे मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे वो रिस्पेक्ट जो है वो मोटिवेट करता है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं कितना भी टफ सिचुएशन हूं, मैं वो काम करने को रेडी हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन का। तो आ जाओ एक बार सर ये पॉइंट से थ्रू गो थ्रू कर लेते हैं कि सर क्या इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन का। देखना ये कहाँ गए अपन, ये कहाँ, ये रहा। हायर एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी बढ़ता है, एफिशिएंसी तो बढ़ेगा ना यार, समझो क्या हुआ। रामू था, रामू, तो रामू हमारे यहाँ काम करता था। तो कैसा था, रामू के पास कुछ चीज का मैनेजमेंट था, उसको हमने कुछ डिपार्टमेंट दे रखा था कि भाई तू एक काम कर, तू इतना इतना पैसा रख, तुझे क्या करना है, तुझे डेली बेसिस पे इतना इतना खर्चा करना है और तुझे ये चीजें मैनेज करनी है, तुझे ये काम मतलब समेट के रखना है। तो वो बंदा क्या करता था, वो काम करने में 6 घंटा लगाता था। तो उसको मैंने कहा एक काम कर, तू इधर आ, तो 6 घंटा लगाता है काम करने में, तू अगर 1 घंटा जल्दी फ्री हो जाएगा ना, और अगर उस 1 घंटे में तूने कुछ और काम किया ना, मैं तेरे को क्या करूंगा, मैं तेरे को पर आवर, मैं तेरे को पर आवर 1000 रुपीज पे करूंगा, अगर तू 1 घंटा पहले फ्री हो गया, तूने उस नेक्स्ट 1 घंटे में मेरे लिए अलग से कुछ काम किया तो।
तो वहां पे क्या हुआ, वो बंदे को लगा यार 1 घंटा एक्स्ट्रा जल्दी फ्री हो गया तो 1 घंटा जल्दी ज्यादा काम करूंगा, मेरे को 1000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो क्या होगा ना, जो काम वो 6 घंटे में करता ना वो 5 घंटे में खत्म करके 1 घंटे में अगला काम भी कर लेगा। तो उससे क्या होगा सर, उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा ना, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा ना। और अगर उस एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ा तो मेरा पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो जो यूज ऑफ रिसोर्सेज है इट विल बी एफिशिएंट। तो पहला इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन कि सर देयर विल बी एन इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जब एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं तो वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करते हैं। ठीक है, उनको वो बहुत ज्यादा विलिंग होते हैं कि यार हम इतना सा ही वेस्टेज ना करें और हम हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। अगर एक एम्प्लॉय का एफिशिएंसी इंक्रीज होगा तो जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है, देन देन दूसरा चीज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो खैर आना ही था। अगर आपके अगर आप हायर एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन सर, वेस्टेज कम होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल यूज कर पाएंगे। ठीक है, देन रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर समझते हो कि वो लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं ना, तो भाई जितने लेबर छोड़ के गए तो उसको अपन बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो। आप समझो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज पूरी तरीके से मोटिवेटेड हैं, वो खुश हैं उस जगह पे काम करने में, तो मुझे बताओ क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे? आंसर इज नो। तो इन दैट केस लेबर टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर लेबर टर्नओवर रेशियो कम होता है तो उससे बताओ मैं तुमको क्या होता है, उससे जो कंपनी होता है उसका गुडविल, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना उसका गुडविल बनता है मार्केट में कि यार क्या फर्म है, वाह सारे के सारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते हैं यार, कितना अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, हमको भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है। तो उससे क्या होता है, उससे आपका मार्केट में वैल्यू बढ़ता है सर, गुडविल बढ़ता है सर। ठीक है, ऐसा चीज। तो दैट इज रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर भी कम होगा तो एक और फायदा, तुमको जल्दी जल्दी दूसरे नए लेबर को रिक्रूट नहीं करना होगा, तो रिक्रूटमेंट का जो कॉस्ट है ना वो कम हो जाएगा। क्लियर है? देन तीसरा तीसरा नहीं मतलब नेक्स्ट, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब वही कि भाई जब हमारे लेबर हमसे खुश हैं, हमारा मजदूर हमसे खुश है, तो देयर विल बी अ गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, देयर विल बी अ गुड रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, एंड वो एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करता है कहां पे? मार्केट के अंदर। क्लियर है बात बच्चों? यस सर बिल्कुल क्लियर है। देन इजियर सिलेक्शन। इजियर सिलेक्शन कैसे कि सर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो एम्प्लॉयज वगैरह काम कर रहे हैं, इफ दे आर फुली मोटिवेटेड, तो वो जो दूसरे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है ना, तो वो उनको भी क्या करेगा, एक तरीके से एनकरेज मोटिवेट करेगा कि यार वो भी किसका पार्ट बने, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। तो जो एक अच्छी क्वालिटी के जो लोग होंगे, अच्छी क्वालिटी का जो लेबर है या अच्छी क्वालिटी के जो एम्प्लॉयज हैं, वो क्या करेंगे, वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पाएंगे। तो वहां पे एक आसानी से एक अच्छा सिलेक्शन देखने को मिल सकता है कंपनी को, एक अच्छा रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को। देन फैसिलिटेट्स चेंज। इफ द एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड इनफ, तो मान लो देखो बिजनेस जो है ना वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट में रन करता है, हम जानते हैं। तो मान लो उस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया, उसके अकॉर्डिंग हमको हमारे बिजनेस प्रोसेसेस में, हमको हमारे प्रोडक्ट के अंदर, हमको हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर उस स्ट्रक्चर में चेंज लाना है। तो अगर एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड कि नहीं हम तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी जान तक दे देंगे, तो वहां पे कोई भी अगर कोई चेंज आता है तो वो उस चेंज को क्या कर पाएंगे सर, जल्द से जल्द उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कैन अकर इजीली। तो ये कुछ एडवांटेजेस होती हैं या इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं अपन किसके, मोटिवेशन के। बताइए यहां तक जो पढ़ा उसमें समझ में आया तुम लोगों को? यहां तक जो पढ़ा समझ में आया तुम लोग को? क्योंकि अगर यहां तक समझ में आया तो अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो चीज आ रही है ना ये मसाला आ रहा है, मसाला समझ लो। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं थ्योरीज की, कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज है जिनको अपन फॉलो करके मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब ये कुछ थ्योरीज हैं जो कुछ महान आदमियों ने दी थी कि दिस इज हाउ यू कैन मोटिवेट योर एम्प्लॉयज। ये कुछ अजम्पशन पे बेस्ड होने, इनकी कुछ लिमिटेशंस होने, इनके बारे में थ्योरी पढ़नी है अपन को, किसने क्या कहा था, किसने मोटिवेशन के बारे में क्या कहा था, किसके क्या लिमिटेशंस है। तो ये चीज वो थियोरेटिकल पार्ट आ गया अपना, जैसे अपन ने लीडरशिप में पढ़ा था ना। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है सर? आज लग रहा है आपको किसी का मोटिवेट किया है। अच्छा लक्ष्य का तुम होना है,
मुझे किसी ने मोटिवेट किया, तुमको ऐसा लग रहा है? एक्चुअली ये चैप्टर मोटिवेशन था ना, तो मैंने सोचा यार नहीं, ऐसा मुझे किसी ने मोटिवेट तो नहीं करा। मुझे कौन मोटिवेट करेगा, मुझे तुम लोग ही मोटिवेट करते हो। मैं तुमको बता रहा हूँ ना, जब तुम लोग इतने अच्छे से बात करते हो, तुम लोग जो रिस्पेक्ट देते हो ना, तो वो चीज बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, तो मोटिवेशन वहां से आता है। यस सर, क्लियर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए थियरीज ऑफ मोटिवेशन, क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं मोटिवेशन की, समझते हैं सर एक बार को, देखते हैं। There are several theories of motivation. Some are called content theories and others are called process theories. These theories can be summed up as under. तो कुछ तो भी 7 theories दी गई हैं मोटिवेशन की, जो अलग अलग लोगों ने दी हैं कि भाई इन theories को यूज करके आप जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हो। बट मैं लिसन मी, बिलीव मी डार्लिंग, कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि यार इस थ्योरी को यूज करके हम हर एक एम्प्लॉय को क्या कर देंगे, मोटिवेटेड कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, उसके लिए आपको हर एक ह्यूमन को अलग से स्टडी करना पड़ता है। हाँ, बट ये अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ये कुछ थ्योरीज बना दिए लोगों ने, कुछ अजम्पशन पे बेस्ड ऑन थ्योरीज बना दी जिनको हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो। देखिएगा। बेटा ठंड कम नहीं है, बिल्कुल भी ठंड कम नहीं है। बस ये ऐसा समझ लो, ये रूम है ना, तो इधर थोड़ा टेम्परेचर ठीक ठाक है, इसलिए ये शर्ट है, पर इसके नीचे इनर है, डोंट वरी। तो ठंड तो है, मेरे को ये ठंड, मेरे हाथ ठंडे ठंडे हो रखे हैं, एंड एज यू कैन सी धीरे धीरे मेरे को खांसी स्टार्ट हो रही है, तो ठंड तो है, बट वो ये कि आई एम मोटिवेटेड इनफ, इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। देखो, तो भाई इधर अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, जैसे मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी है, देन हर्सबर्ग्स की 2 फैक्टर थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है जो कि मैकग्रेगर ने दी थी, एल्डरफर्स की ईआरजी थ्योरी है, अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल मैकलेन की दी हुई है, जे स्टैसी की एडम्स थ्योरी है, और विक्टर विम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। तो ये 7 अलग अलग थ्योरीज है। तो सवाल आता है सर ये हमको सातों के सातों थ्योरी करनी है क्या? बेटा सातों के सातों थ्योरी अगर तुम 7 जन्म भी पढ़ लोगे तो भी तुमको साथ साथ याद नहीं रहेगी बेटा। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने थोड़ा रहम दिखाते हुए बोला, अरे बच्चों, आउट ऑफ दी 7 तुमको सिर्फ 3 थ्योरी पढ़ना है। कौन सा 3 थ्योरी? ये स्टार्टिंग का 3 थ्योरी, एक तो मैस्लो का नीड थ्योरी, हर्सबर्ग का थ्योरी, और एक थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई बाय मैकग्रेगर। तो इन 3 के बारे में पढ़ना है अपन को। इसमें पढ़ना क्या, मैं तुमको पहले बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव तुमको पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या, किस चीज पे फोकस करना है। हम ये पढ़ेंगे कि इन थ्योरीज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक दिए कि कैसे हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा चीज फिर हम ये पढ़ेंगे कि इनके इन थ्योरीज के वो क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, क्रिटिक्स ने क्या क्या वो क्रिटिक्स ने क्या क्या कमेंट करे हैं इनके ऊपर, या क्या लिमिटेशंस हैं थ्योरीज का, वो हमको 2 चीजें मेन पढ़ना है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा लिमिटेशन, बस। ठीक है, 3 थ्योरी हैं, तीनों को खत्म करके क्लास वाइंड अप करेंगे। आ जाओ भाई साहब। देखिएगा। देखिएगा, ओनली द फर्स्ट 3 theories have been discussed since they are the most important ones। तो सिर्फ शुरू की 3 थ्योरी से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है, आने दो और जाने दो वाली बात है। तो देखिए कैसा है सर, मैस्लोस का मॉडल क्या बोलता है, हमको ध्यान से सुनना, मैस्लो का मॉडल क्या बोलता है। तो मैंने कहा था फीचर्स ध्यान रखने और लिमिटेशन। तो फीचर्स पे आ रहे अपन सीधे, देखिएगा। अब्राहम एच मैस्लो, एन एमिनेंट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो उन्होंने मोटिवेशन को लेकर एक जनरल थ्योरी बनाई थी, नोन एज द नीड हायरार्की थ्योरी। नीड हायरार्की थ्योरी में क्या था, इनका मानना ऐसा था कि नीड्स जो होती है ना, इंसान की जो जरूरतें होती है वो अलग अलग होती हैं। ठीक है। हमारी जो नीड्स होती है ना वो अलग अलग होती है। इनके अकॉर्डिंग 5 तरह की नीड्स होती हैं। बेसिक नीड्स होती हैं, फिर कुछ हमारी क्या कहते हैं, अलग क्या कहते हैं, बेसिक नीड्स के बाद अलग अलग थी, मैं नाम भूल गया उनका। तो 5 तरह की नीड्स होती है, और उन 5 तरह की नीड्स को फुलफिल करने पे अलग अलग तरह का सेटिस्फैक्शन क्या, मोटिवेशन मिलता है। तो ये थी इनकी नीड हायरार्की थ्योरी। तो हायरार्की में क्या, इन्होंने 5 अलग अलग वो बताए कि पहला होता है बेसिक नीड्स, अगर बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होती तो फिर आता है मॉडरेट नीड्स सेटिस्फाई होती तो फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस। तो इस तरह से इन्होंने बताया था। बात करते हैं इनका।
पहला चीज क्या बोल रहा है, द अर्ज टू फुलफिल नीड्स इज अ प्राइम फैक्टर इन मोटिवेशन ऑफ पीपल एट वर्क. ह्यूमन बींग्स स्ट्राइव टू फुलफिल अ वाइड रेंज ऑफ नीड्स. ह्यूमन नीड्स आर मल्टीपल, कॉम्प्लेक्स एंड इंटररिलेटेड. इनका कहना था कि बेसिकली अपनी नीड्स को फुलफिल करने की इच्छा, अपनी नीड्स को फुलफिल करने की जो इच्छा होती है, यही सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिहाइंड दी मोटिवेशन. इनका जो थियोरी था उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक सेलिएंट फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर ये है. देन इनका कहना ये है कि ह्यूमन नीड्स जो होती हैं फिर वो बहुत वैरायटी की होती हैं, ठीक है, बहुत सारी होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती है और इंटर रिलेटेड होती हैं. फिर आगे इन्होंने कहा है कि ह्यूमन नीड्स फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और हायरार्की. तो ह्यूमन नीड्स का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है कि पहले बेसिक नीड्स, फिर उससे मॉडरेट और ऐसा जो मैंने आपको बताया. Psychological needs are at the base of the hierarchy, while self-actualization needs are at the apex. अब ये क्या चीज है, वो मैं अभी नीचे ना हमने ये चीज पढ़ेंगे, तो सिर्फ ये चीज पढ़ के हम पूरा समझ जाएंगे, तुमको ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डोंट वरी. पर मैं एक बार को रीड आउट कर देता हूँ ताकि कुछ छूटे ना. ओके तो एक तो साइकोलॉजिकल नीड्स बोला, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोला, फिर बोल रहे हैं सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, social needs and esteem needs. So these are the 5 types of needs as per Abraham H. Maslow. As one proceeds from base towards apex, needs become less essential. मतलब base फिर next फिर next फिर next ऐसा ऐसा होता है. Lower level needs must at least partially be satisfied before higher level needs emerge. In other words, a higher level needs that does not become an active motivating force until the preceding lower order needs are satisfied. इसमें कहने का मतलब है जो हायरार्की हम फॉलो कर रहे हैं, तो जब तक ऊपर वाला नीड फॉलो नहीं होगा, जब तक ऊपर वाला नीड सेटिस्फाई नहीं होगा, तब तक आप अगली नीड या उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगा. Human beings strive to gratify their needs in a sequential manner starting from the base of the hierarchy. All needs are not felt at the same time. As soon as one need is satisfied, another need emerges. जैसे ही एक नीड सेटिस्फाई होता है, दूसरी नीड हमारी आ जाती है. This process of need satisfaction continues from birth to death. Man is a wanting animal. हमारी नीड्स चलती रहती, कभी पूरी नहीं होती. पर इन नीड्स को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया. कैसा? पहले कुछ बेसिक नीड्स, जैसे रोटी कपड़ा मकान, दीज आर द बेसिक नीड्स. ये फुलफिल करोगे तो फिर आपके मन में आएगा कि यार फिर एक कार होनी चाहिए. उसको फुलफिल करोगे तो फिर आपके मन में आएगा कि यार कार तो ठीक है, मारुति सुजुकी ठीक है, अब हमारे पास BMW होनी चाहिए. BMW आएगा तो फिर आपको मन करेगा, बोले अब इतना सब कुछ कर लिया, एक प्राइवेट जेट ले ही लेते हैं. और प्राइवेट जेट ले लेते तो फिर आप सोचोगे छोटा मोटा आइलैंड खरीद ही लेते हैं. तो बेसिकली नीड्स बेसिक से ऐसा ऐसा ऊपर अपर डायरेक्शन में आता है. तो जो सबसे लोअर लेवल का नीड्स होता है वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, उसके बिना आप जी नहीं सकते. पर जैसे जैसे आप इस हायरार्की में ऊपर मूव करते हैं तो जो इंटेंसिटी ऑफ वांट्स है वो कम होता जाता है, यानी कि उनके बिना आप जी सकते हो, अगर वो नीड्स पूरी नहीं हुई तो भी चलेगा. क्लियर है? और अगला नीड तभी एक्टिव होगा जबकि उससे पहले वाला नीड क्या हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है. आई बात समझ में? नाउ a satisfied need is not a motivator, that is it ceases to influence human behavior. It is the unsatisfied needs which regulate an individual's behavior. तो क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी नीड जो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है तो वो कभी हमको मोटिवेट नहीं करती. एक ऐसी नीड जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, which is still unsatisfied, एक ऐसी नीड जो स्टिल अनसेटिस्फाइड है, तो उसको, वो जो अनसेटिस्फाइड नीड है उसको पूरा करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम जो एफर्ट्स लगाते हैं, वहां से मोटिवेशन आता है. ठीक है? देन various need levels are interdependent and overlapping. Each higher level need emerges before the lower level need is completely satisfied. जब तक नीचे का नीड सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक उससे नेक्स्ट हायर लेवल जो नीड है वो एक्टिव नहीं होता है. ये कुछ सेलिएंट फीचर्स थे इनके, किनके? मैस्लो की थ्योरी के. नाउ अब देखते हैं कितने तरह का नीड इन्होंने बोला है. ऑल यहाँ पे 5 अलग अलग तरह का इनका डिटेल में दिया हुआ है, बट जरूरत नहीं है तुमको गो थ्रू करने का, ये हम इस डायग्राम से समझ लेंगे क्योंकि बहुत अच्छा डायग्राम इन्होंने हमको दिया है. यहाँ पे देखिए 5 तरह का नीड्स बता रहे हैं. पहला है साइकोलॉजिकल नीड, ये सबसे बेसिक नीड है. अगर ये आप फुलफिल कर पाते हैं तो दूसरा नीड अराइज होता है, दैट इज सेफ्टी यानी सिक्योरिटी नीड्स. अगर आप ये फुलफिल कर लेते हैं तो उसके बाद अगला नीड अराइज होता है, दैट इज सोशल नीड्स. सोशल नीड सेटिस्फाई कर लेते हो तो अगला नीड अराइज होता है, दैट इज एस्टीम नीड्स. और अगर ये अराइज, ये पूरा हो जाता है तो फिर लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. तो इस तरीके से ये हायरार्की हम फॉलो करते हैं इन केस ऑफ नीड्स. अब इसमें सर एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है, तुम समझना बच्चों. साइकोलॉजिकल नीड्स यानी बेसिक नीड्स, जैसे मैंने आपको बोला रोटी कपड़ा मकान, फूड, रेस्ट, शेल्टर, रिक्रिएशन, रेस्ट वगैरह, वेजेस,
हाई इनफ टू मीट वीकली बिल्स, कि हम हमारे खर्चे पूरे कर पाए, इतना यदि हम कमा रहे हैं तो वो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स में आ रहा है। अगर ये नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारी फिर दूसरी नीड्स अराइज होती हैं, दैट इज सेफ्टी नीड्स या सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी नीड्स मतलब कि जॉब सिक्योरिटी रहे, एक ऐसा जॉब हमको मिल जाए जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो पाए। ठीक है, तो फ्यूचर सिक्योर होने के लिए फिर हम जो एफर्ट्स लगाते हैं तो वो उधर से एक मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स जिसमें आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, फेयर ट्रीटमेंट, जॉब सिक्योरिटी। बेसिकली कुल मिला के कहते हैं जॉब सिक्योरिटी का नेक्स्ट जो नीड होता है वो होता है जॉब सिक्योरिटी मिलना। अगर ये नीड सेटिस्फाई हो जाता है तो तीसरा नीड आता है दैट इज सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मतलब कि भाई अच्छा काम चल रहा है, जॉब हमारी पक्की है। फिर तीसरा चीज मन में आता है कि यार हमको इज्जत मिलनी चाहिए, हमको चाहिए फुल इज्जत। काम वाम पैसा वैसा सब ठीक है, ये बातें इंसान तभी करता है जब वो इनफ पैसा कमा लेता है। ठीक है, जब तक इनफ पैसा नहीं कमाता ना तब तक वो ये सब बातें करता नहीं है। जब वो इनफ पैसा कमाता है तो फिर वो बात करता है, बोले यार पैसा किसको चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हम तो प्यार के भूखे हैं, हमको तो रिस्पेक्ट चाहिए। पर वो समझ नहीं पा रहा कि ये रिस्पेक्ट, ये प्यार की जो भूख को बता रहा है ये कब निकल के आई, जब उसकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो चुकी है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती ना तो फिर ये सब बातें नहीं करता वो आदमी। तो सोशल नीड्स, इनको बोलते हैं सोशल नीड्स, कि हमको मान मिले, सम्मान मिले, एक अच्छा दोस्त मिले, समझ रहे हो, एक कंधा मिले जिसपे हम हाथ ऐसा रख सकें, समझ रहे हो। देखो फ्रेंडशिप, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ टीम, वर्क कलीग्स दैट सपोर्ट यू एट वर्क। ठीक है, तो ये सब आता है आपका सोशल नीड्स में। एंड अगर ये नीड अगर आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर आता है एस्टीम नीड्स, कि भाई हमारा एक स्टेटस हो, हमारा भी एक रिकॉग्निशन हो, जहां हम जाएं तो लोग हमारे नाम के चर्चे करें, समझ रहे हो। ऐसा मैं कदम रखूं तो ऐसा सामने वाले सारे गिर जाएं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो एक स्टेटस हो हमारा, है ना, हमारा भी एक रिकॉग्निशन हो, हमारी कुछ अचीवमेंट्स हो जिनको लेके लोग रेफरेंस दें, तो ये आता है एस्टीम नीड्स में। जब हमारी सोशल नीड्स पूरी होती है तो फिर आता है एस्टीम नीड्स। ठीक है, हैविंग स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, अचीवमेंट एंड इंडिपेंडेंस, किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, बीइंग गिवन रिकॉग्निशन फॉर अ जॉब वेल डन। तो अगर ये भी अगर आपका नीड पूरा होता है तो फिर आता है अगला, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब क्या होता है, सक्सीडिंग टू योर फुल पोटेंशियल, कि आप खुद को सेटिस्फाई करना चाह रहे हो यार कि मैं अपने फुल पोटेंशियल पे काम करूं, जितना मैं अपना एफर्ट्स लगा सकता हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना पूरा एफर्ट्स लगा के काम करूं, है ना। बीइंग प्रमोटेड एंड गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैं चाहूंगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ और नया काम कर सकूं, कि मुझे प्रमोशन मिले। ठीक है, तो वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि हमेशा अपने आप को एक पहले से बेटर पोजीशन पे देखना। तो ये 5 तरह का नीड्स है एज पर द जे हॉस्लो मॉस्लो जो भी नाम है उनका उनके अकॉर्डिंग, एच हेस्लो नहीं एच मैस्लो के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि इस तरीके से नीड जो है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में फॉलो होता है, एंड एक के बाद एक के बाद एक नीड अराइज होता रहता है। एंड जब तक ये नीड्स फुलफिल नहीं होती सारी की तब तक इंसान क्या रहता है, मोटिवेटेड रहता है। एक बार वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेटेड रहता है, फिर सिक्योरिटी के लिए, फिर सोशल नीड्स के लिए, एस्टीम नीड्स के लिए, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कौन सी चीजें आ रही हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भाई एक लिख के दे दिया कि रिस्पेक्ट एंड लव, तो ये कौन सी नीड्स में आएगा, तो ध्यान रखना वो आएगा आपका सोशल नीड्स में। ठीक है, रिकॉग्निशन किधर आएगा, तो वो आएगा एस्टीम नीड्स में। क्लियर है बातें, ऐसा चीज। तो ये इनका कुछ खास बात था हॉस्लो मॉस्लो की थ्योरी का। अब सर इन्होंने जो ये थ्योरी दी है इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे, तो क्या लिमिटेशंस थे उसका बात करते हैं। तो ये रहे लिमिटेशन बच्चों जिनका हमको बात करना है। एक सेकंड में थोड़ा पानी वानी पी लूं। तुमने पूछा था ड्रूप ठंड है कि नहीं है, इसमें 8 बजे मैंने गर्म पानी करके रखा था विच इज ठंडा नाउ, तो ठंड तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें आपका अपन बात कर रहे थे क्रिटिक्स की, है ना, क्रिटिक्स मतलब क्या लिमिटेशंस है थ्योरी का। तो देखिएगा लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं सर। नीड्स आर
हेलो 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 हेलो, हाँ, तो पीपल सीक ऑब्जेक्ट्स and engage in behavior that is in no way connected with the gratification of needs. There are other motivating factors like perception, expectation, experience. तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये निकल के आया इसका कि सिर्फ नीड्स ही एक वो तरीका नहीं जिससे मोटिवेशन डिसाइड होगा. देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन लाइक परसेप्शंस, एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपीरियंसेस. ये भी वो फैक्टर्स है जो मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं. तो पहला क्रिटिसिज्म ये निकल के आया कि जो मोटिवेशन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड नहीं करता है, नीड्स पे डिपेंड नहीं करता है. दूसरा क्रिटिसिज्म, द थ्योरी गिव्स एन ओवर सिंप्लीफिकेशन of human needs and motivation. Need recognition and fulfillment do not always follow the specific sequence of hierarchy suggested by Maslow. Need classification is somewhat artificial and arbitrary as human needs cannot be classified into neat watertight compartment. Therefore, the theory may not have universal validity. दूसरा क्रिटिसिज्म में निकल के आया कि आपने जो ये हायरार्की डेवलप किया है नीड्स का, तो जरूरी नहीं कि हर बंदे को, हर एक ह्यूमन बीइंग को इसी हायरार्की में अपना नीड सेटिस्फाई करना हो. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम सीक्वेंस फॉलो किया जाए. ठीक है, किसी को क्या पता पहले साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद, सिक्योरिटी नीड्स के बाद डायरेक्टली क्या चाहिए हो, एस्टीम नीड्स फुलफिल करना मांग रहा हूं. तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बंदा सेम सीक्वेंस को फॉलो करे. तो वहां पे फिर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं रहता है इस थ्योरी का. ये एक इसमें क्या बोलते हैं अपन, क्लासिक क्या क्रिटिसिज्म में निकल के आया. माय बैड. देन द हायरार्की ऑफ नीड इज नॉट ऑलवेज फिक्स. हायरार्की जो नीड्स का है वो फिक्स्ड नहीं रहता, इट कैन चेंज, जो भी हमने बात किया ऊपर वाले पॉइंट में भी. डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट ऑर्डर्स. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्रिएटिव पीपल लाइक सिंगर्स, पेंटर्स, है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मे बिकम अ डोमिनेंट मोटिवेटिंग फोर्स. तो बेसिकली जो क्रिएटिव लोग होते हैं तो उनको पैसा, जॉब सिक्योरिटी से इतना मैटर नहीं करता. अगर तुम समझो, मैं तुमको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूं. एम एस धोनी मूवी देखा तुम लोगों ने? हाँ सर देखा है. धोनी वहां पे टिकट कलेक्टर का जॉब कर रहा होता है ना, विच मीन्स ही इज इन अ गवर्नमेंट जॉब. बेसिक नीड्स पूरा हो रहा है. दूसरा बात, जॉब सिक्योरिटी है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब था तो जॉब सिक्योरिटी था. तो तीसरा नीड क्या होना चाहिए था? तीसरा नीड होना चाहिए था कि सर वो सोशल नीड्स की तरफ जाए. बट क्या वो सोशल नीड्स की तरफ गया था? नहीं सर, वो अपने घर लौट आया था क्योंकि उसको कुछ और चीज फॉलो करना था. उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं चाहिए था. उसको क्या चाहिए था? उसको एक अलग लेवल का रिकॉग्निशन चाहिए था. समझ रहे हो? उसको एक तरीके से जो पांचवा चीज बोला ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि अपना एक बेटर फॉर्म चाहिए था उसको. तो वहां पे हो गया, सीक्वेंस बिगड़ गया, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बिगड़ गया. तो वहां पे आप इस थ्योरी को यूज नहीं कर सकते. अगर समझो, अगर धोनी जॉब सिक्योरिटी के पीछे चला जाता तो क्या कभी इंडिया 2011 में वर्ल्ड कप जीत पाती? नहीं जीत पाती सर. आई बात समझ में? तो इसका कोई यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ये एक इसका क्रिटिसिज्म है. ठीक है, आगे मुझे पढ़ने का जरूरत पड़ेगा नहीं अब. देन Maslow's theory is based on a relatively small sample. It is a clinically derived theory and it is used, its unit of analysis is the individual. That is why Maslow presented his model with apologies to those who insisted on conventional reliability, validity, sampling. तो ऐसा बोला गया जो मैस्लो ने थ्योरी बनाया था ना, एक बहुत ही कम लोगों के ऊपर रिसर्च करके, बहुत ही कम लोगों को एनालाइज करके फिर ये थ्योरी बनाया था. तो ये भी एक दिक्कत है कि बहुत छोटे सैंपल साइज पे उसने अपना थ्योरी को सही साबित किया था. तो विच इज नॉट अप टू द मार्क. तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है. उसको ये चीज का जो है एक बड़े लेवल पे करना चाहिए था. देन देयर इज नो डिफाइनेट एविडेंस दैट वंस अ नीड इज सेटिस्फाइड इट लूजेस इट्स मोटिवेटिंग फैक्टर. बहुत अच्छी बात की गई कि इस चीज का कोई एविडेंस नहीं कि एक बार यदि कोई नीड सेटिस्फाई हो गई हमारी तो अगली बार वो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम उतने मोटिवेटेड नहीं रहेंगे. क्या पता अगली बार भी हम उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उतने मोटिवेटेड रहें. जरूरी थोड़ा ना कि इस बार ये नीड फॉलो मतलब सेटिस्फाई कर ली तो अगली बार उससे एडवांस नीड देखने को मिले. ऐसा जरूरी नहीं है ना. क्या पता, देयर इज नो पर्टिकुलर एविडेंस कि एक बार यदि कोई नीड सेटिस्फाई हो गया तो फिर उसको काम को करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी तो रोज आके पढ़ाता हूँ, मैं भी तो रोज एक ही काम करने के लिए मोटिवेटेड रहता हूँ. अभी तो रोज अपने एफर्ट्स लगा रहे हो सीएमए करने के लिए. तो वहाँ पे नीड्स के आगे बढ़ रही है क्या? क्या आप लोग पहले से कम मोटिवेटेड हो गए क्या एक नीड सेटिस्फाई होने पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे मैस्लो की थ्योरी के. आई होप ऑल दीज क्रिटिसिज्म आर क्लियर टू यू. तो इसके चलते फिर एक और जन ने अपना थ्योरी दिया था, उसके बारे में बात करते हैं. उससे पहले बता दो ये सारे क्रिटिसिज्म क्लियर है? गुड इवनिंग करीना.
हेलो बेटा, कहाँ थी बेटा अभी तक, आप इतना लेट हो गई आप क्लास में बेटा, दिस इज नॉट डन बेटा, दिस इज नॉट डन। कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, ऐसा चीज। तो ये था आपका मैस्लो का थ्योरी। अब अपन आते हैं हर्ट्जबर्ग की थ्योरी के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने क्या करा है दो अलग अलग फैक्टर्स को डिवाइड किया है। बोले एक होते हैं मेंटेनेंस फैक्टर्स, एक होते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स, उधर से मोटिवेशन आता है, तो उनको भी गो थ्रू करते हैं। पर मैस्लो का थ्योरी क्लियर है तुम लोगों को? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या ना, थोड़ा थोड़ा ठंड महसूस हो रहा है मुझे, अब ये मेरा स्लीव जो है नीचे कर लेना चाहिए, हीरोगिरी में कुछ नहीं रखा। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, नहीं वो गाना है ना एक, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। तो वहां पे भी तो आदमी खुद को मोटिवेट कर रहा है, बोले इतना सा ही ख्वाब है, बोले चांद तारे तोड़ लाऊं बस, और कुछ नहीं। देखो आगे की बात करते हैं अब। नाउ हर्ट्जबर्ग के मॉडल का बात करते हैं। सर ये हर्ट्जबर्ग का मॉडल हमको क्या कह रहा है, देखिएगा। इन द लेट 50s फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग एंड हिज एसोसिएट कंडक्टेड इंटरव्यू ऑफ 200 इंजीनियर। एक क्रिटिसिज्म मैं तुमको भी बता दूं इस थ्योरी का पढ़ने से पहले, ये जो थ्योरी था ना सिर्फ 200 इंजीनियर के ऊपर अप्लाई किया गया। अरे दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं और तुम 200 इंजीनियर्स के बेसिस पे दुनिया का एस्टिमेशन लगाने चले हो, ऐसे थोड़ी ना होता है भैया। तो ये पहला क्रिटिसिज्म आ गया थ्योरी पढ़ने से पहले ही। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एंड अकाउंटेंट्स इन द पिट्सबर्ग एरिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट में ये इस थ्योरी को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, these persons were asked to relate elements of their jobs which made them happy or unhappy, and analysis of their answers revealed that feelings of unhappiness or dissatisfaction were related to the environment in which people were working. On the contrary, feelings of happiness or satisfaction were related to their jobs. सर आपको ऋतिक रोशन ज्यादा पसंद है क्या? सॉन्ग भी उसका, डांस भी उसका जैसा। बेटा ऋतिक रोशन का गाना नहीं है ये, शाहरुख खान का गाना था जो मैंने भी गाया था। कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम, गलत बात कर दी तुमने। देखो यहाँ पे जब ये थ्योरी कंडक्ट किया गया था है ना, एक जगह पे 200 इंजीनियर्स के ऊपर, तो वहाँ क्या किया गया, जो लोग अपने जॉब कर रहे थे तो उनका एनालिसिस कंडक्ट किया गया और उनके आंसर्स रिकॉर्ड किए गए। तो वहाँ पता चला कि लोग जो है ना वो अपने वर्क एनवायरमेंट के बेसिस पे या तो क्या है, अनहैप्पी है या फिर जॉब से डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, और दूसरा काम, कुछ लोग अपनी जॉब्स को लेके क्या थे, हैप्पी थे या उनको सेटिस्फेक्शन था। तो इस बेसिस पे यहाँ पे क्या किया गया, दो अलग अलग फैक्टर्स बना लिए गए एज पर द हर्ट्जबर्ग थ्योरी, जिसको बेसिस पे मोटिवेशन लाया जा सकता है। अब वो क्या था देखते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच रितु, थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स एंड सच वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो चुका हूँ। तुम क्या चाहती हो, मैं रात को 10 बजे तक पढ़ाता रहूं? ऐसा भी मोटिवेट मत करो बेटा। देखो According to Herzberg, maintenance और hygiene factors are necessary to maintain a reasonable level of satisfaction among employees. इनका मानना ऐसा था कि जो हाइजीन से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं सर, रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बनाए रखते हैं अपने एम्प्लॉयज में। अगर यदि एक वर्क एनवायरमेंट अच्छा मिलेगा, एक हाइजीनिक प्लेस पे आपको काम करने को मिल रहा है, तो वहां के लोगों को जो है जॉब से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन रहेगा। These factors do not provide satisfaction to the employees, but their absence will dissatisfy them. कि अगर हाइजीन वहां पे कंडीशन देखने को ना मिले तो ऐसा नहीं कि वो उनको सेटिस्फाई करता है, बट अगर वो फैक्टर्स वहां पे प्रेजेंट नहीं रहे तो दे विल बी डिससेटिस्फाइड, दे विल बी डिससेटिस्फाइड। Therefore, these factors are called dissatisfiers. These are not intrinsic parts of a job, but they are related to a condition under which a job is performed. They are ठीक है लक्ष्य का, दे आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड आर गिवन द फॉलोइंग। तो बेटा देखो कुल मिला के दो तरह के फैक्टर्स दिए गए। ठीक है, जिन बेसिस पे मोटिवेशन डिपेंड कर सकता है। एक दिया गया मेंटेनेंस फैक्टर्स। मेंटेनेंस फैक्टर्स मतलब कि जो वर्क एनवायरमेंट है ना वो कितना वो कैसा है, उस पे हमारा डिपेंड करेगा कि वेदर वी आर सेटिस्फाइड या कहीं डिससेटिस्फेक्शन तो नहीं हमारे अंदर जॉब को लेके। तो कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं मेंटेनेंस फैक्टर्स में? कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपको सिर्फ याद रखना नाम कि मेंटेनेंस फैक्टर्स में कौन कौन आ रहे हैं, तो ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना? टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर्स, इंटर रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर्स, इंटर रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स। पीयर्स समझ लो, साथ वालों के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, सुपीरियर्स के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसा रिलेशन है। तो उस पर डिपेंड करता है कि वेदर वी आर सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड विद आवर जॉब्स।
सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, स्टेटस। तो ये सारे के सारे मेंटेनेंस फैक्टर्स में आते हैं, जो कि जिनका एब्सेंस हो तो हम ऐसा समझेंगे कि वी आर डिससेटिस्फाइड। फिर आते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स। मोटिवेटिंग फैक्टर्स मतलब वेदर, ये वो फैक्टर्स है जिनसे ये डिसाइड होता है कि वेदर वी आर हैप्पी विद द जॉब्स और नॉट। जैसे अचीवमेंट, आपको रिकॉग्निशन कितना मिल रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटी क्या है आपके लिए ग्रोथ का, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पे कुछ इंपोज किया जा रहा है नहीं जा रहा, आपके ऊपर रिलाई किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, और क्या किस तरह का काम आप कर रहे हैं। तो ये आते हैं आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स में, आते हैं आपके मेंटेनेंस फैक्टर्स में। आपको बस ये फैक्टर्स ध्यान रखने कौन से में कौन सा आ रहा है। क्लियर है बात? चलो नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर आगे कुछ नहीं बच्चों, सीधे आ जाओ आप तो यहाँ पे देखिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स में देखें। तो अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स वहां पे प्रेजेंट होंगे तो यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर जॉब, अदरवाइज नो सेटिस्फैक्शन और नो मोटिवेशन। हाइजीनिक फैक्टर्स, तो या तो डिससेटिस्फैक्शन होगा या नो सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ने का बीच में रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। करके भी क्या करोगे, अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आ भी गया तो आने दो, जाने दो, वो आएगा तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नाउ इस थ्योरी के क्या क्रिटिसिज्म थे? ठीक है, ये जो हर्ट्जबर्ग की थ्योरी थी इसके क्या क्रिटिसिज्म थे? तो बेटा पहली बात तो 200 लोगों के ऊपर आप ये सैंपल वगैरह कंडक्ट करके बोले ऐसे रिजल्ट दे रहे हो, वैलिडेट नहीं करेंगे, पहला क्रिटिसिज्म। ठीक है, दूसरा, हर्ट्जबर्ग का जो मॉडल था इस मेथड बाउंड एंड इज लिमिटेड बाय द क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन व्हेन सेटिस्फाइड पीपल एट्रीब्यूट द कॉज ऑफ देयर फीलिंग टू देमसेल्फ। बेसिकली ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेथड था इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है ना, इसका जो स्कोप है ना बहुत लिमिटेड है ना, बहुत एरिया बाउंड है ये, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। कुल मिला के बात करें, देन द थ्योरी फोकसेस टू मच अटेंशन ऑन सेटिस्फैक्शन रादर देन ऑन परफॉर्मेंस लेवल। यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा, उस पर ज्यादा फोकस किया रादर देन दी परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये एक दिक्कत है, अगर आप एम्प्लॉय का ही सेटिस्फैक्शन देखते रहोगे तो वहां पे फिर उससे परफॉर्मेंस निकल के नहीं आएगा। क्या पता आपका एम्प्लॉय लिथार्जिक हो जाए, उसको सेटिस्फेक्शन का और लेजी कंफर्ट का इतना आदत पड़ जाए कि वो फिर अपना 100% ना दे पाए। तो ये एक क्या कहते हैं अपन क्रिटिसिज्म में रहता है इसका। देन द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंटेनेंस फैक्टर्स एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स इज नॉट फिक्स्ड, द सेम फैक्टर मे बी मोटिवेटिंग एंड द सेम फैक्टर मे बी द मेंटेनेंस। तो ऐसा बोलने की देयर इज नो सच डिस्टिंक्शन, ऐसा बिल्कुल कुछ यूनिवर्सल नहीं है कि भाई ये अगर मेंटेनेंस में आ रहा है ये मोटिवेशन में, तो ये हमेशा इसमें आएंगे। मोटिवेशन वाला मेंटेनेंस में भी आ सकता है, मेंटेनेंस वाला मोटिवेशन में भी आ सकता है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे ऑफ हर्ट्जबर्ग थ्योरी। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी जो कि दी थी मैकग्रेगर ने, उसको पढ़ के देखते हैं। मैकग्रेगर के थ्योरी का बात करूं तो यहाँ पे इनकी जो थ्योरी थी वो कुछ अजम्पशन पे बेस्ड ऑन थी, तो वो अजम्पशन हमको पढ़ना है, अजम्पशन के बाद उनका क्रिटिसिज्म हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों देखिएगा, प्रोफेसर डगलग मैक्स, डगलग क्या डगलस, लास्ट वाले पे एक एमसीक्यू है, लास्ट वाले पे एक एमसीक्यू है, क्या बात, इसे मैं डिस्कस कर लिया कि देयर इज नो व्हाट क्या कहते हैं डिस्टिंक्शन है बिटवीन मेंटेनेंस एंड मोटिवेटिंग फैक्टर, ये वाले पे चलो सही है, डार्क लाइन से मार्क कर लेना गाइस, डार्क लाइन से मार्क कर लेना लास्ट वाला, हाँ चलो ठीक है। नाउ मैकग्रेगर हैज डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर। तो बेसिकली मैकग्रेगर का जो थ्योरी था वो ह्यूमन बिहेवियर के कुछ अजम्पशन पे बेस्ड ऑन होके वो थ्योरी था। अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर क्या बोलता है, द फंक्शन ऑफ मोटिवेटिंग पीपल इन्वॉल्व्स सर्टेन अजम्पशंस अबाउट ह्यूमन नेचर। तो दो उसने अलग अलग सेट ऑफ अजम्पशंस बनाए हैं, एक तो थ्योरी एक्स और एक थ्योरी वाई। तो पहले हम थ्योरी एक्स का बात करेंगे फिर हम थ्योरी वाई पे आएंगे। नॉट फिक्स, यस यस यस, नॉट फिक्स वाला नाउ तो थ्योरी एक्स ऑफ मोटिवेशन जो दिया था उसके क्या अजम्पशन है, पहले अजम्पशंस पढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे उस थ्योरी में क्या कह रहा था। तो पहला अजम्पशन ये आता है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, अजम्पशन दे दिया, बोलेगा बताओ ये कौन सी थ्योरी का अजम्पशन था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द एवरेज इंडिविजुअल इज बाय नेचर इंडोलेंट एंड विल अवॉइड वर्क। इनका मानना ऐसा था कि एज पर हिज थ्योरी इन्होंने एक अजम्पशन लेके चला, क्या अजम्पशन लेके चला कि आदमी जो है ना वो एकदम ऐसा लेजी है, इंडोलेंट मतलब ऐसा लेजी है, उसको काम करने का इच्छा नहीं करता। ठीक है, ये इनका मानना था, ये इनका अजम्पशन था। ओके देन, और वो क्या करता है, आदमी हमेशा क्या करता है, काम को अवॉइड करता है। ओके ये इनका अजम्पशन था, ऐसा जरूरी नहीं है ना ऐसा हो यार, आई डोंट थिंक ऐसा है, ऐसा है कुछ। अच्छा हाइपोथेसिस भी एमसीक्यूज में है, वाह वाह वाह,
सही है, तो मैं तुमको सही चीज बताऊँ ना क्या पढ़ना तुमको, क्या ड्रूप। चलो, नाउ द एवरेज पर्सन lacks ambition, dislikes responsibility and prefers to be led. सर इनका डिफरेंस दिया हुआ है पीछे, वहीं से पढ़ा दो। एक सेकंड एक बार मैं ये अजम्पशंस बेटा पढ़ा दूता हूँ, फिर मैं डिफरेंस पे भी आऊंगा, डोंट वरी, है ना, आ जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वैसे भी मुझे भी घर जाना है, अपने को भी डिनर करना है, अपने को भूख लग रही है यार। देखो, द एवरेज पर्सन, इनका अजम्पशन एक और ये था कि अगर आप नॉर्मली किसी पर्सन को अगर पिक करते हो ना, तो कोई बंदा हर एक बंदे में एम्बिशन की कमी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना नहीं चाहता, सबको ऐसा है कि कोई उनको लीड करे, ये इनका अजम्पशन था। ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा हो, बट ठीक है, इनका अजम्पशन था तो मान लेते हैं, क्या कर सकते हैं। एन एवरेज ह्यूमन बीइंग इज इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इनका मानना ऐसा था कि हर पर्सन को अपने ही गोल्स को अचीव करना है, किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से मतलब नहीं होता है। मोस्ट पीपल आर बाय नेचर रेजिस्टेंट टू चेंज एंड वांट टू सिक्योरिटी अबव ऑल। और कुछ लोग जो होते हैं जो बदलना ही नहीं चाहते, उनको सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए रहता है हर बात पे। देन द एवरेज इंडिविजुअल इज गुलिबल, नॉट वेरी ब्राइट, द रेडी विक्टिम ऑफ दिस स्कीमर। गुलिबल मतलब एक हर एक पर्सन जो होता है वो ऐसा होता है जो दूसरों से दूसरे उसका बुली करें, ठीक है, यानी कि वो डोमिनेंट नेचर का नहीं होता, वो हमेशा विक्टिम बनने के लिए रेडी होता है, ऐसा मानना था इनका। मेरा घर कितना दूर है, मेरा घर यहाँ से कुछ तो भी 7 to 8 किलोमीटर दूर है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस assumption द कन्वेंशनल व्यू ऑफ मैनेजमेंट पुट्स फॉरवर्ड द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। तो क्या कुछ बातें लिखी गई हैं, ये इनका कुछ काम नहीं बनता बच्चों, या आप वैसे ही पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस, मनी, मटेरियल, इन सबको मैनेज करना, ये मैनेजमेंट के अंदर आता है। विद रिस्पेक्ट टू पीपल, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स। तो ये डायरेक्टिंग और सब बातें बता रहे हैं, तो ये आप खुद से रीड करके देख लेना, मेन जो था वो अजम्पशन था इसमें। देन उन्होंने थ्योरी वाई भी दिया था, थ्योरी वाई में भी उन्होंने कुछ अजम्पशंस लेके चले थे, थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग उनका मानना क्या था। तो यहाँ भी वो सेम बातें, इसमें कुछ खास नहीं है बच्चों, ये सेम जो मैनेजमेंट में होता है वो सब बातें बताया जा रहा है, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग का, तो उसको मैं कंसल्ट नहीं कर रहा, मैं सीधे उनके अजम्पशन पे आ रहा हूँ कि जो थ्योरी वाइज है उसके क्या अजम्पशन लिए थे उन्होंने। देखिएगा, द एक्सपेंडिचर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इज एज नेचुरल एज प्ले एंड रेस्ट। द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज नो इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क, वर्क इफ मीनिंगफुल शुड बी अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कैन बी वॉलंटरी परफॉर्म। तो पहला अजम्पशन ये था वाई वाली थ्योरी का कि भाई काम, मतलब बाय बर्थ कोई भी आदमी किसी काम को लेकर डिससेटिस्फाइड नहीं होता, वो डिपेंड करता है, ठीक है, उसको सेटिस्फेक्शन किस काम से मिल रहा है, क्या वो उस काम को वॉलंटरी बेसिस पे परफॉर्म करना चाह रहा है भी या नहीं करना चाह रहा। देन मैन विल एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन इन द सर्विस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू व्हिच ही इज कमिटेड। एक्सटर्नल कंट्रोल और थ्रेट ऑफ पनिशमेंट इज नॉट द ओनली मींस ऑफ मोटिवेटिंग पीपल। तो उनका मानना ऐसा था, अगर कोई बंदा खुद किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा अचीव करना चाहता है तो वो खुद से क्या करता है, खुद को सेल्फ मोटिवेट करता है, उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल प्रेशर का जरूरत नहीं होता है कि उस काम को करवाने के लिए। तो इनका दूसरा अजम्पशन था। देन कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव इज द रिजल्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद द अचीवमेंट। मेन बात यहीं पे आ गई कि एक अजम्पशन ये भी है कि जो आपका कमिटमेंट आपके काम की तरफ, वो डिपेंड करता है कि आपको उससे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। देन the average human being under proper condition does not shun responsibility, does not take responsibility. He is ready not only to accept responsibility but also to seek it. Avoidance of responsibility, lack of ambition, etc. are consequences of experience rather than being inherent in human nature. तो इनका मानना ऐसा है कि अगर प्रॉपर कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन का बात करें तो एक आदमी जो होता है ना, वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कभी रेडी नहीं होता, आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, ऐसा मानना था इनका। देन the capacity to exercise a relatively high degree of imagination, ingenuity and creativity in the solution of organizational problem is widely not narrowly distributed in the population. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वहां पे क्या चाहिए रहता है सर, वहां पे हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन, हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी चाहिए रहता है। देन अंडर कंडीशंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ the intellectual potentialities of people are only partially utilized, in reality people are unlimited potential। तो ऐसा मानना है इनका कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के जमाने में आजकल लोगों का जो फुल पोटेंशियल है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो सिर्फ पार्शियली यूटिलाइज हो पाता है। तो ये कुछ अजम्पशंस थे इनकी थ्योरी के, दैट्स इट। नाउ अगर एक्स और वाई का कंपैरिजन का बात करें तो कंपैरिजन देख लेते हैं फटाफट से कि थ्योरी एक्स का मानना ऐसा है कि जो काम को लेके हमारे डिसलाइक होता है वो इनहेरेंट होता है। यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि नथिंग इज इनहेरेंट, वो आपको विद द वर्क आपको
जो है डिसलाइक क्रिएट होता है। देन अन एम्बिशन एंड प्रेफर टू बी डायरेक्टेड बाय अदर्स, इनका थ्योरी एक्स में हमने एक अजम्पशन देखा था ना कि दूसरे हमको आके लेड करें। वही हम थ्योरी वाई का बात करते हैं तो एम्बिशन एंड कैपेबल ऑफ बी ऑफ डायरेक्टिंग देयर अदर्स ओन बिहेवियर, जहाँ पे आप अगर किसी काम को करने को लेकर खुद मोटिवेटेड हो तो आप वहाँ पे खुद ही को क्या करते हो, डायरेक्ट करते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना, बल्कि यहाँ पे कैसा है, अगर प्रॉपर कंडीशन ऑफर्ड तो वहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी सकते हैं। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, बट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्रिएटिविटी होना चाहिए। फोकस ऑन लोअर लेवल, बट यहाँ पे अगर बात करें तो लोअर एंड हायर लेवल हर तरह की नीड्स में फोकस किया जाता है। एक्सटर्नल कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है, पर यहाँ पे हमने देखा था कि एक्सटर्नल कंट्रोल का जरूरत नहीं होता है। इफ वी आर कमिटेड टुवर्ड्स अ वर्क तो वहाँ पे हम खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑटोक्रेट लीडरशिप, ये उसमें आता है थ्योरी एक्स के अंदर, बट डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक जो है वो थ्योरी वाई में आता है। पीपल लैक सेल्फ मोटिवेशन, यहाँ पे ऐसा बोला गया कि पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड। सिंपल, ये दो थ्योरीज का डिफरेंस है, इनको पढ़ लोगे तो तुमको ध्यान देगा कि किसमें क्या कहा जाता है। तो ये था इनका थ्योरी किसका, मैकग्रेगर का। ठीक है, नाउ अब इनके कुछ क्रिटिसिज्म भी है इनके थ्योरीज के। क्या क्या क्रिटिसिज्म है इनकी थ्योरी के? पहला चीज, फर्स्ट इट टेंड्स टू ओवर जनरलाइज एंड ओवर सिंप्लीफाई पीपल्स एज बीइंग वन वे और द अदर। पीपल कैन नॉट बी पुट इनटू टू एक्सट्रीम पैटर्न्स और स्टेरियोटाइप्स। ऐसा बोला गया कि एक तो बहुत ऐसा इन्होंने मान लिया कि यार हर तरह का आदमी ऐसा ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं है। जरूरी थोड़ा ना कि हर आदमी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे। ये दो जो आपने मान के चल रहे हो, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, इसके अलावा तो कोई तीसरा चौथा बिहेवियर हो सकता है किसी पर्सन का, तो ये क्रिटिसिज्म दिया गया। देन दूसरा बात बोला गया, सेकेंडली, मैकग्रेगर्स थ्योरी स्क्यूजेस ऑल मैनेजरियल स्टाइल्स एंड फिलोसफीज इनटू टू एक्सट्रीम्स ऑफ कंडक्ट व्हिच इज डिवॉइड ऑफ रियलिटी। कि मैनेजमेंट के जितने भी स्टाइल्स है ना, उनको दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है, बट ऐसा नहीं है, देयर कैन बी मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट आल्सो। तो ये एक क्रिटिसिज्म दिया गया है। तीसरा बात बोला गया, मैकग्रेगर ने सजेस्ट किया है tactically, tacitly, that job itself is the key to motivation, but all person do not look for motivation in the job, and not all work can be made intrinsically challenging and rewarding. तो मैकग्रेगर की थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो जॉब से हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जॉब इज द की टू मोटिवेशन, पर ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। हर किसी में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि भाई हर किसी का काम ऐसा चैलेंजिंग और जरूरी नहीं है, या हर किसी का काम इतना रिवॉर्ड देने वाला उतना जरूरी नहीं है, तो वहां पे मे बी जॉब उसको मोटिवेशन ना दे, ऐसा चीज। Then lastly, some managers may have theory by assumption about human nature, but they may find it necessary to behave in a very directive and controlling manner with some people in the short run to help them grow up in a developmental sense until they are truly wise people. बाप रे बाप, क्या बोल रहा है कि कुछ थ्योरी, कुछ assumptions की बात करें तो कुछ अपन ऐसा मान के चलते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को अपन थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, बट वहां पे कुछ सिचुएशंस में अपन ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो ह्यूमन बीइंग है वो एक पर्टिकुलर वे में ही बिहेव करेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर वे में ही बिहेव करे, इट कैन बिहेव इन डिफरेंट वेज आल्सो। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे मैकग्रेगर की थ्योरीज का। और लास्ट में क्वेश्चन दिया बच्चों, यहाँ पे कंपैरिजन दिया मैस्लो की, हर्जबर्ग की, इनकी थ्योरी का। ठीक है, तो रादर देन रीडिंग दिस अपन इनको पढ़ के देख लेते हैं। दोनों मॉडल की थ्योरी का यहाँ पे एक आपको डिफरेंस दिया है, कंपैरिजन दिया है। जाओ, ये है आपका किसका थ्योरी, मैस्लो का थ्योरी, जहाँ पे हायरार्की का बात कर रहा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम स्टेटस, एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल नीड्स। वहीं अगर अपन हर्जबर्ग के थ्योरी का बात करें तो वहां पे उन्होंने कहा था दो तरह के फैक्टर होते हैं जो मोटिवेशन लाते हैं, तो मोटिवेशन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर, जहाँ पे अपन ने ये सब चीजें पढ़ी थी। तो ये आपका था बच्चों चैप्टर मोटिवेशन, जिसमें हमने मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में पढ़ा। इसमें क्या याद रखना है, मेन आगे का ऊपर का प्लस थ्योरीज के क्रिटिसिज्म के साथ साथ जो अजम्पशंस हमने पढ़े, दैट्स इट, खत्म। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो था तुम्हारा बच्चों मोटिवेशन वाला हो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके अब इससे एक लास्ट चैप्टर बचता है। लास्ट चैप्टर तो नहीं कहूँगा, उसको चैप्टर बोलने में मुझे शर्म आ रही है क्योंकि तीन पेजेस का वो चैप्टर है डिसीजन वाला। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट 30 to 40 मिनट्स का एक डिस्कशन है जो मैं कल लेके उसको खत्म कर दूंगा। एंड कल मैंने आपको बताया कल आपका इकोनॉमिक्स का बच्चों एक बड़ा क्लास होगा जिसमें आपको वापस याद दिला रहा हूँ सप्लाई, देन मार्केट इक्विलिब्रियम, उसके बाद कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये सारा का सारा मैं आपको कल ही रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद जो 20 सेकंड को रिवीजन होगा उसमें आपको कराया जाएगा क्या चीज, मनी, बैंक एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, वो आपको क्लास अटेंड करना है, उस संग में ये क्लास हम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये चीज आपका पूरा हुआ। अब इसको आप चाहो तो एक बार खुद से पढ़ लो, खुद से पढ़ के आज रख दो इसको और फिर उसके बाद एमसीक्यूज कर लेना। ठीक है, कल अपन मिलेंगे, कल अपन ये 2-3 पेज का छोटा सा चैप्टर खत्म करेंगे।
क्लियर है? चलो अभी इजाज़त दो मुझे कि मैं भी जाऊँ, आप भी जाओ, पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करो, खाना वाना खाओ मस्त, और फिर थोड़ा देर पढ़ना ज़रूर, ठीक है? मिलते हैं अपन अगली क्लास में बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। ओके चलो।